बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 3 फरवरी और पाकिस्तान में पीर की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने अडयाला जेल रावलपिंडी और जीएचक्यू रावलपिंडी से रखते हैं, जहां पर इमरान खान हम कलाम हुए हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक ख़त लिखा है, और सिर्फ ख़त नहीं लिखा बल्कि खुला ख़त लिखा है। और ख़त ऐसा लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो उसको शाया किया है, इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पर शाया हुआ है, लेकिन उस ख़त के मंदरजात के बारे में जर्नैली मीडिया मैं उनको कहता हूँ जो पाकिस्तान मिलिट्री के जो टॉप जर्नल्स हैं, उनके कहने पर जो टाउट सहाफ़ी आपके सामने अपने तज्जिए रखते हैं, तो जर्नैली और नूनी, जो नून लीग के घर की बांदियां हैं, वो भी जर्नैली और नूनी मीडिया ने उस खत के मंदरजात को चीख चीख कर और पीट पीट कर आपके सामने रखना शुरू किया है। हालांकि इसके अंदर बातचीत तो तहरीक इंसाफ को ज़्यादा ज़ोर शोर से करनी चाहिए थी, या DGISPR को करनी चाहिए थी, क्योंकि इमरान खान डायरेक्टली हम कलाम हुए हैं इस खत में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से। लेकिन इसकी बजाय जर्नैली मीडिया और नून लीग जो है वो इस टाइम उनकी चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। जाहिर है उनका तज्जिया ये है कि ये जो ख़त है इसमें इमरान खान टोन डाउन कर गए हैं। इमरान खान ने अपनी पहले की पोजीशन से डिपार्चर ले लिया है। जनरल डायर नहीं कह रहे, जनरल याया नहीं कह रहे, या याया खान पार्ट 2 नहीं कह रहे, महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे। तो ये टोन डाउन है, डिपार्चर है। उन्होंने बदलती हुई हवा देख ली है और अब वो बदलते हुए समय में बदलते हुए अंदाज के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। बल्कि एक ऐसी सहाफ़ी हैं जो जर्नैली भी हैं, जर्नैली तो नहीं बल्कि करनैली भी हैं और नून लीग की बांदी भी हैं। आसमा शराजी साहबा की बात कर रहा हूँ, वो तो इससे भी आगे निकल गई। उन्होंने कहा कि अब इमरान खान साहब ने माफ़ी तलाफ़ी की तरफ सफ़र शुरू किया है। लफ्ज़ उन्होंने ये इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन तज्जिया उनका यही था। दूसरी तरफ कुछ सहाफ़ी जो है वो ये भी कह रहे हैं कि इसमें उल्टा इमरान खान कह रहे हैं आर्मी चीफ से कि आप जो कुछ आपने किया उस पर माफ़ी मांगें और आगे चलें। पहले मैं आपके सामने इस ख़त के मंदरजात रख देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि असल में इमरान खान ने ये जो ख़त लिखा है ये क्या वाकई इमरान खान ने बातचीत करने के लिए दरख्वास्त की है, या ये अगले पिछले जो 1.5-2 साल की कहानी अगर मैं आपके सामने रखूं और उसमें अगर इमरान खान के 4-5 बड़े मास्टर स्ट्रोक्स रखूं, तो क्या ये ख़त उनमें से एक मास्टर स्ट्रोक है, या जैसे जर्नैली और नून लीगी मीडिया कह रहा है कि नहीं ये तो टोन डाउन है और ये तो डिपार्चर है और ये तो अब दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि हमसे किसी तरह से बात कर लें। तो ख़त के मंदरजात रखता हूँ और उसके बाद जो तज्जिया दूंगा, मेरा अपना इंडिपेंडेंट तज्जिया होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आप पहले ख़त के मंदरजात सुने और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा, मेरा ख्याल मेरे तज्जिए से पहले ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान ने बिल्ली के गले में घंटी बांध दी है। क्योंकि बात यही हो रही थी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, वो इमरान खान साहब ने बांध दी है। अच्छा जी, सबसे पहली लाइन तो इस खत की, अच्छा ये भी ज़हन में रहे कि ये खत खुला खत है। जी हाँ, ओपन खत। इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से इसे पब्लिश भी किया है। मीन खुले खाते, खुली बात, चौक में बैठ के बात की है। उन्होंने सबसे पहले तो बबांगे धौल ये कहा कि मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ जो छुप के डीलें करूँगा और छुप के एग्रीमेंट करूँगा। मैं तो ख़त लिखूँगा और ख़त को भी पब्लिक करूँगा। जो बात होगी सरेआम होगी, अवाम के सामने होगी। तो ये पहली स्ट्रेटजी तो इसमें ये है, खुला खत। और उसकी पहली लाइन क्या है? फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। ये मेरे, अब ये जितना भी है मेरी पार्टी पोजीशन नहीं है, ये मेरा इंडिपेंडेंट तज्जिया है, तो पार्टी पे ना थोपिएगा। अब मेरा तज्जिया ये है कि पहले तो इमरान खान ने पहली लाइन में फौज को और आसिम मुनीर साहब को, दोनों को ये पैगाम दिया है कि आसिम मुनीर साहब फौज के आर्मी चीफ हैं, मालिक नहीं हैं। आसिम मुनीर साहब बादशाह नहीं है मुल्क के कि वो फ़ौज को ओन करते हैं या फ़ौज का सारा ठेका उनका है, या फ़ौज के बारे में हर अच्छा बुरा फैसला वो जो भी करें वो सारा कबूल करना है पाकिस्तान की कौम ने। बल्कि अगर वो गलत फैसला कर रहे हैं तो पाकिस्तानी कौम उनको बता सकती है, और फ़ौज के अंदर भी अगर एक राय हो तो उसको भी आवाज़ दी है इमरान खान ने, ये बता के कि फ़ौज भी मेरी है, ये किसी और की नहीं है, ये फ़ौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। तो कोई जो नामों पे लकीरें लगाता फिर रहा है और ये कह रहा है कि
ये आपके नामों पे लकीर लगा दी है और जिस तरफ चीफ देखता है उधर फौज देखती है, जिधर फौज देखती है उधर चीफ देखता है। तो पहली लाइन इस चीज़ की नफ़ी कर रही है कि फ़ौज एक कौमी इदारा है और हर पाकिस्तानी शहरी इसका बराबर का मालिक है। तो पहली लाइन ने तो ये डिफाइन किया। आगे वो कहते हैं हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि कौम फौज के पीछे खड़ी हो, लेकिन अफसोसनाक अमर है कि इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से फौज और अवाम में खलीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ हमारे जवान कुर्बानियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो तनाव है, जो खलीज है, खलीज का मतलब तनाव है, जो डिसलाइक है या तनाव है या एक जगह के ऊपर ना होना है, जो हम आहंगी का ना होना है, वो बढ़ता जा रहा है। ये जो तफरका है, तफरीक है, खलीज है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ स्ट्रेटजी है, ये कौम के दरमियान और फौज के दरमियान बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए इस्टेब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, ताकि अवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ते हुए फासले और फ़ौज की बदनामी, जी हाँ, इस पर आपने गौर करना है, फ़ौज की बदनामी को कम किया जा सके। यहाँ पर वाज़े तौर पर इमरान खान ये कन्वे कर रहे हैं, फिर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपने आसिम मुनीर साहब जो पॉलिसीज़ अपनाई उससे फ़ौज को आपने बदनाम कर दिया है। तो यहां पर आपने जो फोकस करना है वो फौज की बदनामी के लफ्ज पर फोकस करना है। इस लाइन में इमरान खान वाज़े तौर पर यह बता रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे फौज की बदनामी हुई है। ये इस्टेब्लिश हो रहा है इस लाइन से, जैसे कि पिछले पैराग्राफ में ये इस्टेब्लिश हुआ कि आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से खलीज बढ़ रही है, और उसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि ज़ाहिर है कुछ और लोग भी इनके साथ ऑन बोर्ड हैं, और उसके साथ साथ जनरल बाजवा भी थे, पिछले भी इनके जो लोग थे उनकी भी पॉलिसियाँ थी। यहाँ पर बदनामी, अगेन ये तमाम लोग जो हैं वो उस बदनामी के भी जिम्मेदार हैं, और इस्टेब्लिश हो रहा है कि खलीज भी बढ़ रहा है और बदनामी भी हो रही है। अब सबसे बड़ी वजह इसमें उन्होंने कहा 2024 के इंतखाबात, ये पहली वजह उन्होंने बताई है। 6 वजूहात इसमें इमरान खान ने रखी है। सबसे पहली वजह है कि 2024 के इंतखाबात में तारीखी धांधली, अवामी मैंडेट की सरेआम चोरी जिसने अवाम के गुस्से को उबारा। जिस अंदाज में एजेंसी प्री पोल धांधली और नताइज कंट्रोल करने के लिए सियासी इंजीनियरिंग में मुलव्वस रही, उसने कौम के एतमाद को शदीद ठेस पहुंचाई। यहां पर इमरान खान एक और चीज़ इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब के जो पॉलिसीज़ हैं, जो काम हैं, उससे जो अवाम का फ़ौज के ऊपर भरोसा था उसको ठेस पहुंच चुकी है। ये तीसरी चीज़ इमरान खान यहाँ इस्टेब्लिश कर रहे हैं उनके बारे में, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में, कि ये जो आपने पॉलिसीज़ अपनाई इससे ठेस पहुंची है। सिर्फ 17 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को इक़्तिदार देकर अर्दली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी। आपने अपना अर्दली मुसल्लत कर दिया है 17 सीटों वालों को देके। दूसरी वजह वो कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम है, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल करने की गर्ज से मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई और पॉकेट जजेस के पास मेरे मुकदमात लगाए गए, और नासिर जावेद राणा ने फैसले को मुलतवी किया। अदालतों में जारी कोर्ट पैकिंग का मकसद यही है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात मनपसंद जजेस के पास लगाकर अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सकें। इस सब का मकसद मेरे खिलाफ मुकदमात में मनपसंद फैसले, इंसानी हकूक की पामाली और इंतखाबी फ्रॉड की पर्दापोशी है, ताकि अदलिया में कोई शफाफ फैसले देने वाला ना हो। अब इस पैराग्राफ में जो कि दूसरी वजह बयान हो रही है, वहाँ पर इमरान खान वाज़े तौर पर आर्मी चीफ की जो स्ट्रेटजीज़ हैं सारी की सारी, अदलिया को कैप्चर करना और इमरान खान के खिलाफ हर सूरत सजाएं लेना, उस पर वाज़े तौर पर उन्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तीसरी वजह उन्होंने कहा पीका का काला कानून है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पहले ही कब्जा किया जा चुका। अब पीका की सूरत में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कदगन लगा दी गई है। इस सब की वजह से पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस भी खतरे में है। इंटरनेट में खलल की वजह से हमारी IT इंडस्ट्री को 1.72 बिलियन डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो चुका है और नौजवानों का करियर तबाह हो रहा है। एक साबिक वज़ीर आज़म और इस मुल्क का जो हकीकी वारिस है, क्योंकि 90% वोट अवाम ने उसको दिए और अवाम ने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इमरान खान को उसका वारिस चुना है इस वक्त।
5 साल के लिए। वो आर्मी चीफ को ये बता रहे हैं कि आपने ये काम खराब किया है कि आपने इंटरनेट पर पाबंदी लगाई है, आपने अब पीका कानून लाए हैं और पाकिस्तान को 1.7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और नौजवानों को आपने बेरोजगार कर दिया है। अब यहां पर ये तीसरी चीज स्टैब्लिश हो रही है। चौथी अहम वजह, मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल जमात पर रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला मुसलसल जारी। हमारे लीडरान कारकुनान की चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करते हुए 1 लाख से जायद छापे मारे गए, 20,000 से जायद वर्कर्स और सपोर्टर्स की गिरफ्तारियां की गईं, इन्हें अगवा किया गया, लोगों के खानदानों को हरासा किया गया और तहरीके इंसाफ को कुचलने की गर्ज से मुसलसल इंसानी हकूक की पामाली की जा रही है, जिसने अवामी जज्बात को मजरूह किया है। अब चौथी जो चीज़ वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो ये कि जनरल आसिम मुनीर की पॉलिसी के मुताबिक जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसके साथ ये सारा जुल्म सितम किया गया, मतलब ये उनके इमा पर हो रहा है। पांचवी बात वो कह रहे हैं कि मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क की इकॉनमी का बुरा हाल है, जिसने अवाम को मजबूर कर दिया वो पाकिस्तान छोड़कर अपने सरमाए समेत तेजी से बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। और ये जो बुरी इकॉनमी है ये अपनी इंतहा पर है, ग्रोथ रेट 0 है और पाकिस्तान में सरमायाकारी ना होने के बराबर है। किसी भी मुल्क में कानून की हुक्मरानी और अदल के बगैर सरमायाकारी मुमकिन नहीं। सरमायाकारी तभी आती है जब मुल्क में अवामी अमंगों की तर्जमान हुकूमत कायम हो। इसके अलावा सब कुल ये बेकार है। छठी बात वो कहते हैं कि तमाम इदारों के अपने फ़राइज़ छोड़कर सियासी इंतकाम की गर्ज से तहरीक इंसाफ को कुचलने का काम करना है। मेजर कर्नल सतह के अफराद की जानब से अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अदलिया के फैसलों को जूते की नोक पर रखा जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी फौज पर नजला गिर रहा है। मेजर्स और कर्नल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है अदालतों की तौहीन करवाने और उनके फैसलों की तौहीन करवाने। जाहिर है इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? आर्मी चीफ के अहकामात पर ही हो रहा है ये, और उसका नजला पूरी फौज पर गिर रहा है। बुराई पूरी फौज को मिल रही है। परसों एटीसी के जज ने अदालत में मेरी अहलिया को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया, इसके बावजूद कि वो आना चाहती थी किसी नादीदा कुव्वत ने इसको सैबोटाज कर दिया। बहसियत, अब ये तो हो गई वजूहात सारी। अब ये जो आखिरी पैराग्राफ है ना, दिस इज लाइक अ स्टेट्समैन। यहां पर आपका वजीर आजम बोल रहा है, वो वजीर आजम जिसको 8 फरवरी को आपने 90% वोट डालकर उसके हक में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत देकर, जिसको आपने जेल में बैठे हुए मूली, गाजर, बेलना, जूता, इन इंतखाबी निशानों के ऊपर आपने अपना वजीर आजम चुना है। वो अपने एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर, क्योंकि आइन के मुताबिक वजीर आजम जो है ही इज द बॉस, जिसको आपने वजीर आजम चुना है, वो अब अपने एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो है आर्मी चीफ, उनको अब ये बता रहे हैं कि ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं। यहां पर वो कह रहे हैं कि बहसियत साबिक वजीर आजम मेरा काम इस कौम की बेहतरी है, ये मेरा हक है, ये मेरा इस्तेहकाक है, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा प्रेरोगेटिव है, मैं अपना हक इस्तेमाल कर रहा हूं, वो हक जो 8 फरवरी को अवाम ने उनको दिया है। इन मसाइल की निशानदेही है जिसकी वजह से फौज मुसलसल बदनामी का शिकार हो रही है। मेरी पॉलिसी पहले दिन से एक ही है, यानी फौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा। मुल्क की इस्तेहकाम और सलामती के लिए नागुज़ीर है कि फौज और अवाम के दरमियान की खलीज कम की जाए, और इस बढ़ती खलीज को कम करने की सिर्फ एक ही सूरत है, यह बहुत ही अहम पॉइंट है, और वो है कि फौज का अपनी आईनी हदूद में वापस जाना, सियासत से खुद को अलहदा करना और अपनी मुतय्यन करदा जो आइन के मुताबिक हैं जिम्मेदारियां पूरी करना। और ये काम, ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है, और ये काम फौज को खुद करना होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि आर्मी चीफ को खुद करना होगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, दिस लेटर इज इट स्पीक्स लाइक अ स्टेट्समैन। वो कहते हैं कि ये काम फौज को खुद करना होगा। ये नहीं कहा कि आर्मी चीफ को खुद करना होगा। पूरी फौज को झंझोड़ा है, उसकी पूरी लीडरशिप को झंझोड़ा है कि बाद में जब 1971 में या जब भी कुछ होता है तो आप सब कहते हैं वो उसका कसूर था, उसका था। अभी बहसियत मजबूरी इंक्लूडिंग आर्मी चीफ आप सबको इकट्ठे बैठ के इसको फिक्स करना है, वरना
उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो चलें फिर आप ना करें, नहीं, उन्होंने आगे उसका अंजाम भी बताया है। वरना बढ़ती खलीज कौमी सलामती की इस्लाह में फॉल्ट लाइंस बन जाएंगी। इसको आम लफ्ज़ों में कहेंगे कि हाथ की दी हुई गिरें फिर मुंह से खोलनी पड़ेंगी, फिर हमारा इतना डैमेज हो जाएगा जो शायद इर्रिपेरेबल होगा। तो उन्होंने पूरे इदारे को पैगाम दिया है अपने खुले खत में कि इकट्ठे बैठिए अपने आर्मी चीफ के साथ और ये सब कुछ बंद कीजिए जो शुरू किया है। अब ये तो है खत जो इमरान खान ने लिखा। अब इसके ऊपर मैं आपके सामने दो तज्जिए रखता हूं। हालांकि नुसरत जावेद साहब भी किसी ज़माने में, तो मैं बार बार कहता हूं, इंसान में ये जुर्रत होनी चाहिए कि आप किसी के किए हुए अच्छे काम की सताइश करें। नुसरत जावेद किसी ज़माने में एंटाई एस्टैब्लिशमेंट खड़े होने वाले चंद सहाफ़ियों में से एक होते थे, दबंग और दलेर बात करते थे। फिर वो कायनात चचा, कायनात टोकरी, याद होगा आपको, वो मरियम की ऑडियो लीक हुई थी, कायनात वो टोकरी लाना, वो नुसरत भाई को ये भेजनी है। तो वो जब से वो टोकरियों का मामला आया, नुसरत भाई पता नहीं उम्र रसीदा हो गए या मुझे नहीं पता क्या वजह है, वो जो उनके हीरोइक जर्नलिज्म था वो हमें तो नज़र नहीं आया। जब हमने पढ़ना पढ़ाना शुरू किया तो नुसरत भाई डिपार्चर ले चुके थे अपनी उस पोजीशन से। और अब मैं उनको कई दफ़ा कहता हूँ, ठीक है उन्हें गुस्सा लगता होगा जब मैं कहता हूँ, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ कि नो इज़ अ मिलिट्री बैक जर्नलिस्ट। लेकिन शायद आज उन्हें किसी ने लाइन नहीं दी, या शायद ये लाइन दी, तो उनका क्या तज्जिया है ये ज़रा सुनिए। इस खत का सीधा साधा मतलब दो ही है, या तो मैं कुछ नहीं करूंगा, डट के खड़ा हूँ। इस खत का तो ये मतलब नहीं, इस खत का ये मतलब है कि आप अपना रवैया बदलें और मुझसे आकर माफी मांगें, अपने गुनाहों का एतराफ करें। सुन लिया आपने। वो कहते हैं कि इसमें इमरान खान ने वाज़े तौर पर आर्मी चीफ को ये कहा है कि आप आइए और मेरे से माफ़ी मांगिए, मैं डयाला में बैठा हूँ। ये शायद कायनात वाला चक्कर होगा, नून लीग ये चाहती है कि ये वाली बात करें। हालांकि इमरान खान ने खुद से माफ़ी मांगने को नहीं कहा, इसमें किसी से माफ़ी मांगने को नहीं कहा। इमरान खान ने आइन को बहाल करने की बात की है, अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया और फौज के पूरे इदारे के साथ वो हम कलाम हुए और उसमें आर्मी चीफ भी शामिल हैं और उन्होंने कहा है कि आप अपनी बैरक्स में वापस जाएं, सियासत से लातल्लुकी करें। ये जो मेजर कर्नल इस्तेमाल किए जा रहे हैं सियासत के अंदर हर तरह की मनूवरिंग करने और जुल्म करने, इलेक्शन लूटने, अदालतें लूटने, ये बंद किया जाए। लेकिन बाहर मैंने आपको बताया कि नून लीग को यही सूट करेगा कि वो ये तज्जिया करें, और नुसरत जावेद साहब का जो तज्जिया है वो नून लीग की पोजीशन के बहुत करीब है। दूसरा तज्जिया आपको सुनवाते हैं, वो तो खैर जर्नैली नहीं, मैंने आपको कहा कि करनैली मीडिया है वो, और मरियम नवाज़ की तो बहुत ही करीबी दोस्त हैं। इन्फॉर्मेशन ये आई है कि इतनी कुर्बत है दोस्ती की, ये रिपोर्टेडली है, जाहिर है मेरे सामने इसका सबूत तो नहीं है, वो डिनाई कर सकती हैं अगर चाहें तो। इतनी कुर्बत है कि कई दफ़ा जो इस्तेमाल शुदा लिपस्टिक्स हैं वो एक्सचेंज की जाती हैं। ज़ाहिर है वो एक्सचेंज इधर से उधर को नहीं जाती, मरियम तो क्योंकि रानी है वो इनकी यूज़ की हुई लिपस्टिक तो नहीं देंगी, लेकिन जो लिपस्टिक उन्होंने यूज़ की होती है, ये देखने वाले किसी ने मुझे कहा, ज़ाहिर है मैंने दोबारा आपको कहा कि ये सुनी सुनाई बात है, जो बात सुनी सुनाई होती है मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं इनकी तरह नहीं कहता कि ये पक्की बात है, इसके सबूत है, ये अगर गलत है हो सकता है ये अफवाह हो सिर्फ, लेकिन मुझे किसी बहुत ही ऐसी शख्सियत जो दोनों को करीब से जानती है, उन्होंने कहा कि इवन अगर कोई बहुत अच्छा शेड हो बाजी के पास तो वो भी आसमा शराजी साहबा तक पहुंच जाता है, मीन गिफ्ट एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिए जाते हैं, तो वो डिनाई कर सकती हैं। हमारा फोरम उनके लिए हाजिर है, अगर ये अफवाह है, गलत खबर है तो बता दें। तो इतनी कुर्बत है, लेकिन वो तो आपने माजी में देखा कि नवाज शरीफ और मरियम साहबा के साथ बिजनेस क्लास में बिल्कुल साथ वाली सीट पे बैठ के लंदन से वापस आती हैं। आज भी उनका जो तज्जिया है वो, अगर मरियम नवाज इस प्रोग्राम में बैठ के तज्जिया कर रही होती तो मुख्तलिफ ना करती जो आसमा शराजी ने किया। पूरा हक अदा कर रही हैं शरीफ ख़ानदान के पास, जो उन्होंने अपना ज़मीर, मीन ज़मीर का मतलब जो उनकी पॉलिटिकल, उनकी सहाफ़त की जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है वो जो शरीफ ख़ानदान के साथ उन्होंने मेरे तज्जिए के मुताबिक की हुई है। मेरे तज्जिए के मुताबिक मरियम नवाज भी बैठती तो वो सब कुछ ना करती जो आज उन्होंने कहा। क्या कुछ कहा ये ज़रा सुनिए। हुई है, मफाहमाना हुई है, और उन्होंने ये कहा है कि बात मैं करना चाहता हूँ, और ये भी कहा है कि इंतशार नहीं चाहता हूँ, ये भी कहा है कि फ़ौज जो है वो पाकिस्तान को ठीक करे, बेहतर करे, और ये भी कहा है उन्होंने कि जुडिशल कमीशन बनाए। मुझसे माफ़ी का कहा जा रहा है, मैं कह रहा हूँ जुडिशल कमीशन बनाए, यानी कि जुडिशल कमीशन अगर उसके अंदर चीज़ें डालता है, करता है, तो उसके ऊपर जो है वो बात हो सकती है, जुडिशल कमीशन पे बात होनी चाहिए, ये उनका मुतालबा है।
अगर आप देखें तो इस पूरे जो ख़त है उसके अंदर कोई आपको जनरल याहिया, जनरल डायर, जितनी भी जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ वो इससे पहले ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, वो ज़ुबान इसमें आपको नज़र नहीं आती। सुन लिया आपने। अब यहाँ पर ये मोहतरमा बाद में औरत कार्ड इस्तेमाल करती हैं। अभी देखिए कहती हैं कि वो ज़ुबान इस्तेमाल की, हालांकि ये डस्के की रहने वाली हैं जो मुझे पता चला है शायद, लेकिन उर्दू बड़ा करोड़ के बोलती हैं और ऐसे लगता है शायद उर्दू स्पीकिंग है। अगर उर्दू स्पीकिंग हैं या उर्दू इनकी बहुत अच्छी है तो फिर इनको ये पता होगा कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं कि इमरान खान ने वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की, ये बहुत ही बदतमीज़ लाइन है। आप ये भी कह सकती थी कि इमरान खान का एक्सप्रेशन उतना या इमरान खान का लहजा जो है वो उतना सख्त नहीं है, लेकिन ये कहना कि वो ज़ुबान, ये ज़ुबान, वो ज़ुबान, तो वो वाज़े तौर पर आप जिस बदतमीज़ी के साथ इस पर तज्जिया दे रही हैं, बाद में आपने औरत कार्ड खेलना शुरू कर देना। हमें आपकी जो मरियम नवाज़ के साथ मजबूरियां हैं उनका अंदाज़ा है, लेकिन कम अज़ कम अपने जुमले आप ज़मीर चलें अपना, मेरे तज्जिए के मुताबिक सही नहीं रख सकती, जुमले तो दुरुस्त कर लीजिए ना। तो वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की। और इमरान खान, इनका तज्जिया आज का ये है कि इमरान खान जो है वो लेट गए हैं। इन्होंने वर्ड नहीं ये यूज़ किए, लेकिन तज्जिया ये है। और उन्होंने अब बस आर्मी चीफ को कहा कि मेरे से ज़रूर बात कर लें, और अब वो दरख्वास्त कर रहे हैं। और आखिर पर इन्होंने फिर मरियम नवाज़ का पैगाम दिया अपने तज्जिए में शामिल करके कि देखिए हम माफ़ी तो नहीं दे सकते ना 9 मई वालों को, माफ़ी देंगे तो कोई भी रियासत पर हमला कर देगा। एक जुमला इनको नसीब नहीं हुआ कि ये कहें कि एक तरफ कह रही है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हमला पीटीआई ने किया था 9 मई का, लेकिन पीटीआई इसको डिनाई कर रही है। वो सीधा कह रही माफ़ी मांगनी पड़ेगी, माफ़ी मांगेंगे तो बात बनेगी। मीन पार्टी बनी हुई है। और जब हम सरकारी हाजन साहबा को कहते हैं कि ये लोग ज़मीर फरोश हैं और ये लोग जो हैं ये येलो जर्नलिज्म करते हैं, तो उस वक्त इनको बड़ा गुस्सा आता है। ये चाहते हैं कि हम इन्हें बहुत ही कोई सच के अलमबरदार सहाफ़ियों के तौर पर मीन ये काम भी ये सारे करें और फिर इनको हम सलूट भी ठोकें कि आप बहुत अच्छा जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो बहरहाल ओवरऑल आज यही एक टॉपिक था। खबरें और भी थीं लेकिन इसी को हम कवर कर सकते थे। अब मेरा तज्जिया आखिर पर क्या है? मेरा तज्जिया ये है कि इमरान खान ने एक स्टेट्समैन के तौर पर एक पूरे इदारे को एक ख़त लिख दिया है। जाहिर है इदारे के हेड को ही, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने दोबारा आपको कहा कि पार्टी ओपिनियन नहीं है ये, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इमरान खान ने ये पूरे इदारे को ख़त लिख दिया। कल को अगर उस इदारे में बैठे किसी शख्स ने कहना है सानू तो किसी ने दसिया ही नहीं सी, उनको उन्होंने आज बताया है, बबांगे दोहल बताया और पूरी कौम के सामने उन्होंने जो कुछ हुआ है उसे डॉक्यूमेंट कर दिया है। जाहिर है क्योंकि जो लिखी हुई लैंग्वेज होती है वो बड़ी अदबो अदाब के साथ होती है। बस अगर आप किसी को थोड़ी बेतकल्लफ़ी से बात करें तो वर्बली करेंगे, लिख के तो आप उससे बेतकल्लफ़ी से बात नहीं करेंगे ना। मैं अमूमी तौर पर बात कर रहा हूँ। इसी तरह आपने बहुत सख्त बात भी करनी हो तो वर्बली तो कई दफ़ा आप कर सकते हैं, लिख के आप नहीं करते। तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है जब आप लिखते हैं, लेकिन जितनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में स्पेस हो कि आप उसमें अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है या आपका जो गम गुस्सा है या आपकी डिसअपॉइंटमेंट है या आपका ओपिनियन है, वो जितने सख्त लफ्ज़ों में आप कन्वे कर सकते हो मुहज़्ज़ब रहते हुए, वो यहाँ इमरान खान साहब ने किया है। मसलन उन्होंने पहला लफ्ज़ खलीज इस्तेमाल किया है कि बढ़ रही है, दूसरा उन्होंने फ़ौज की बदनामी किया है, तीसरा उन्होंने ये कहा है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज तो इन कामों पे लगी हुई हैं, तो अगर बॉर्डर्स के ऊपर हम अपने काम करेंगे नहीं तो फिर यही सब कुछ होगा। तो जो उन्होंने, और फिर उन्होंने कहा कि आपको स्ट्रेटजीज बदलनी पड़ेंगी, अदलिया को लूटा गया, इलेक्शन लूटा गया, मीन हर तरह की। लेकिन आप देख सकते हैं कि नूनी और जर्नैली मीडिया कह रहा है कि वो तो एनआरओ मांग रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब ने एक हिस्टोरिक काम किया है, अब डॉक्यूमेंट कर दिया ये सब कुछ। अब ये ख़त तारीख का हिस्सा है। उन्होंने बिल्कुल भी जनरल आसिम मुनीर के रिटायर होने के बाद नहीं बताया कि आपने क्या कुछ गलत किया। उन्होंने जब उनकी तूती बोल रही है और जब पूरी वो आबोताब के साथ बैठे हुए हैं, तब उनके किए हुए जितने भी गलत काम हैं, जितने भी गैर आइनी और गैर कानूनी काम हैं, उनको पेन डाउन किया है और एक ख़त की दस्तावेज़ की सूरत में उसे कौम के नेशनल रिकॉर्ड के अंदर दर्ज कर दिया है। अब ये ख़त जो है वो रहती दुनिया तक रेजोनेट करेगा पाकिस्तान के हालात के साथ, और ये जुड़ा रहेगा जनरल आसिम मुनीर का ये जो इरा है इसके साथ।
तो मेरे ख्याल में ये एक मास्टर स्ट्रोक है। अब देखते हैं जनरल आसिम मुनीर आगे से क्या करते हैं। उनके 2 से 3 रवैये हो सकते हैं। एक रवैया तो वही है जो अमूमी तौर पर वो दिखा रहे हैं, गुस्सा करो, और वो जो अज़मा बुखारी साहबा ने कहा था कि हाफिज़ जी तुन के रखो, वो तुन के रखने की कोशिश करें। दूसरा तरीका इसमें यह है कि वो सोचें कि जो मुझे 8 फरवरी को मौका मिला था रीसेट करने का, एक दफ़ा फिर इमरान खान ने वो मौका दिया है। अपने इदारे के सीनियर तरीन लोगों को अपने साथ बिठाएं, एक पॉलिसी मेकिंग करें कि फ़ौज ने कैसे इस सब से निकलना है, ताकि फ़ौज जो है उसका पूरी तवज्जो जो टेररिज्म से लड़ना है, जो फ़ौज को बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात हैं टेररिज्म की साइड पर, उनको कैसे हैंडल करना है, वो अपनी तवज्जो उस तरफ कर सकें, ना कि डीपीओ किसने लगना है, डीसीओ किसने लगना है, मोहसिन नकवी ने क्या करना है, नंबर कैसे पूरे करने हैं, बाजी मरियम का परसोना कैसे उठाना है, टिकर किसके रखवाने हैं, किसके चलवाने हैं, इन कामों से फ़ौज को निकाल के दूसरे लफ्ज़ों में शरीफ फैमिली की गार्डियन या उनकी आप ये कह लीजिए कि उनको बेबी सेट करने की बजाय जो फ़ौज के अफसरान हैं वो कौमी सलामती के ऊपर फोकस करें और वो काम करें। ये इमरान खान ने एक बहुत ही बेहतरीन मौका आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को दिया है। एक दोबारा उन्हें रियलाइजेशन भी पूरी दी है और एक अपॉर्चुनिटी भी दी है। यही अपॉर्चुनिटी उनके पास 8 फरवरी को भी मिली थी जब पीटीआई जीत गई थी। अगर वो विड्रॉ कर जाते और पीछे हट जाते और आइन के ऊपर चलते हुए अपना सियासी किरदार ख़त्म कर देते तो आज पाकिस्तान बहुत बेहतर हालत में होता। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। आज का वीलॉग थोड़ी सी शायद थकावट बहुत ज़्यादा है। मैं अभी तकरीबन रफली कोई आई थिंक 10 से 11 घंटे सड़क के ऊपर ट्रैवल करके पहुँचा हूँ और पहुँचते ही मैंने फिर 2 घंटे लगा के प्रेप किया है और आपके सामने ये वीलॉग रखा है। तो 10 घंटे तकरीबन 9 से 10 घंटे तकरीबन सफ़र था और ये आपके सामने रखा है। और उसलिए और पिछले 3-4 दिन से हमारा आपको पता है इटली में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उससे पहले भी मुलाकातें थी, ट्रैवल भी किया अमेरिका से, तो जेट लैग भी हूँ और सोने को 2-2.5 घंटे से, जी हाँ 3-4 भी नहीं 2-2.5 घंटे से ज़्यादा पिछली 3 रातों में मुयसर नहीं आ सका। तो थोड़ा थका हूँ, इसलिए अगर थोड़ा सा कंपोजर की आज कमी हो वीलॉग में, लंबी हो गई हो बात, रिपीट हो रही हो, तो ये जहन में रखिएगा कि थोड़ा सा मेरा वो थकावट का अमल जो है वो शायद इस क्वालिटी के ऊपर असरअंदाज हो रहा हो। मुझे यहाँ से इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।